आ गई है आपके सामने स्क्रीन ऑर्गेनाइजिंग की। तो नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्गेनाइजिंग के पार्ट 2 में। कल हमने ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट 1 देखा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, उसके प्रोसेस के बारे में, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में, और हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर हमने डिटेल में समझा था कि वो क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, फिर उसके हमने एडवांटेजेस भी देखे थे और डिसएडवांटेजेस भी देखे थे। आप सबको याद होगा, नहीं है तो मैं आपको 2 मिनट में फटाफट से रिवाइज करा देता हूं। फिर हम आज के चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन, और आज ही इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमने ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस देखी थी। अब हमने ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में हमने देखेंगे, पहला पॉइंट ये कहता है कि सबसे पहले हम जो भी प्लान डिसाइड ऑलरेडी कर चुके हैं उसमें ये आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या काम करना है, और देयर आफ्टर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि हर कोई मैनेज कर सके और हर कोई उस बर्डन को इजीली शेयर कर सके। देयर आफ्टर हम ये चेक करते हैं कि जो भी काम हम सिमिलर नेचर का है उसको हम डिपार्टमेंट फॉर्म कर देते हैं। देयर आफ्टर हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है और वो अपने मेंबर्स को, उस डिपार्टमेंट के मेंबर्स को उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग काम सौंपता है। इसके बाद लास्ट से काम सौंपना ही काफी नहीं होता, हमको एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश करनी होती है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन किससे ऑर्डर लेगा या कौन किसको ऑर्डर कर सकता है। तो ये होती है ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस। उसके बाद हमने पढ़े थे ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस। तो ऑर्गेनाइजिंग इंपॉर्टेंस बड़ी ही सिंपल है। सबसे पहला बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन आता है। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डिपार्टमेंट फॉर्म करते हैं, तो एक पर्सन को रेगुलर बेसिस पे काम सौंपते हैं, तो वो उस काम को करने में एक्सपर्ट बन जाता है, और जब वो काम को करने में एक्सपर्ट बन जाता है तो उसको हम स्पेशलाइजेशन बोल देते हैं। और स्पेशलाइजेशन होने से क्या होता है कि वो कम टाइम में, कम कॉस्ट में सारा काम कर देता है। इसके बाद हमारा क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, पहले से ही काम, सबके रोल, सबको ड्यूटीज असाइन होती हैं, तो किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होता किससे को ऑर्डर देना, किससे रिपोर्ट लेनी है, तो काम बहुत बढ़िया तरीके से होता है। और ऊपर से इसमें मेन चीज क्या है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास जो इंपॉर्टेंस आती है वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स मतलब क्या, डुप्लीकेशन बचता है और काम बहुत अच्छे से हो जाता है। उसके बाद एडेप्टेशन टू चेंज। सिंपल, कि हमको जो ऑर्गेनाइजिंग है, जो बदलाव है, उसको इजीली एक्सेप्ट करने में हमको मदद करता है और हम इजीली सर्वाइव कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, बल्कि डरने के अलावा, डरने की बजाय। उसके बाद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि सबको काम पता है, क्या क्लैरिटी है, एक सेकेंड मिस हो गया, सबको क्लैरिटी है कि क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, तो मैनेजमेंट के लिए एग्जीक्यूट करना बड़ा आसान हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को संभालना बहुत आसान हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। 6 हमारा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। इसका मतलब ये होता है कि जो सीनियर पर्सन्स होते हैं वो अपने काम जूनियर पर्सन्स को सौंप देते हैं, या टॉप मैनेजमेंट मिडिल लेवल लोअर लेवल में अपनी जिम्मेदारियां सौंप देता है, तो उस चीज से ये होता है कि उनको ग्रो करने का मौका मिलता है। और लास्ट होता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजिंग हमको जो नॉर्म्स हैं या जो चेंजेस है उसको इजीली अडॉप्ट करने में मदद करता है, और उससे हम ग्रो और एक्सपेंड कर जाते हैं, डाइवर्सिफाई भी कर जाते हैं। मैंने आपको मतलब बताया था ग्रोथ और डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है। ग्रोथ का मतलब होता है हम एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही ग्रो करा रहे हैं, न्यू ब्रांचेस, सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, और डाइवर्सिफाई का मतलब होता है न्यू प्रोडक्ट लाइन या न्यू इंडस्ट्री में हम जा रहे हैं। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा था हमने। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, जो फ्रेमवर्क जिसके आपको अंदर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, ये आपको बताता है कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कौन किससे कनेक्टेड है, सारे आपस में कोऑर्डिनेट कैसे हैं। इसके अलावा कौन ऑर्डर देगा, कौन रिपोर्ट करेगा, कौन किसके अंडर। तो ये सारी चीजें हमको किस में बताया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर बताया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर एक छोटी सी डेफिनेशन आती है जिनको पढ़नी होती है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक मैनेजर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। इसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल, डिविजनल। फंक्शन में हमने ये पढ़ा था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई होती है उसे बोला जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। और कल हमने एग्जांपल लिया था स्कूल का, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, क्लीनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, अकाउंट्स, तो ये फंक्शन के बेसिस पे डिफाइंड हो गई, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेड होता है, फिर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा हमारा आता है सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कौन सी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में
ये फंक्शनल स्ट्रक्चर लगाना चाहिए। पहला, ऑर्गेनाइजेशन बहुत लार्ज होनी चाहिए, दूसरा अलग अलग एक्टिविटीज होती है, तीसरा उनको करने के लिए स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती हो। तो यहां पर ये चीज हम करेंगे। इसके बाद हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े थे। पहला एडवांटेज क्या था, स्पेशलाइजेशन होता है, फंक्शन का स्पेशलाइजेशन होता है, क्योंकि हम एक ही फंक्शन को बार बार करते रहते हैं। दूसरा, ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में मदद मिलती है, क्यों, क्योंकि एक डिपार्टमेंट के अंदर सिमिलरिटी काम हो रहे होते हैं। तीसरा, एफिशिएंसी हो जाती है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जब एक ही काम बार बार करते हैं तो वेस्टेज कम होती है, वेस्टेज कम होती है तो प्रॉफिट ज्यादा होता है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का फायदा मिलता है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मैंने आपको मतलब बताया था, लार्ज स्केल पे काम करो तो पर यूनिट कॉस्ट कम आ जाती है, तो इससे हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। इसके अलावा आपको लिमिटेड ट्रेनिंग ही करनी होती है, तो हम इजीली एम्प्लॉय को ट्रेन कर सकते हैं। और लास्ट, हर एक फंक्शन को ड्यू अटेंशन मिलती है, क्योंकि हर फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस देखी थी हमने। डिसएडवांटेजेस क्या है हमारी, सबसे पहला फंक्शनल एम्पायर, हर कोई अपने फंक्शन के बारे में सोचता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं। दूसरा, कोऑर्डिनेशन होती है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में, मैंने आज आपको इंफॉर्मेशन मांगी, बाद में मिल रही है, तब तक टाइम वेस्ट हो गया। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मैंने आपको एग्जांपल बताया था। फाइनेंस बोलता है कम से कम खर्चे में काम हो, मार्केटिंग बोलता है कि मुझे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, तो यहाँ पर उनके काम करने के जो इंटरेस्ट हैं उनमें जो क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। उसके अलावा आता है हमारा इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, आप एक ही फंक्शन में बार बार काम करते रहते हो, तो उससे ये चीज होती है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्सपेक्टिव है, एकदम राउंड व्यू कह सकते हो, 360 डिग्री व्यू कह सकते हो, या दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू आप वो समझ नहीं पाते हो। क्यों, क्योंकि आपने वो काम नहीं किया होता। ये आपको चीज समझ में आ रही है। इसके अलावा आपने डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन को हम नंबर ऑफ बिजनेस यूनिट्स या ये कह लो डिवीजन के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। हर डिवीजन का अपना प्रॉपर कोई हेड होता है, जिसके पास उस डिवीजन को, यूनिट को चलाने की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो उसके लिए जिम्मेदार होता है, और उस यूनिट के अंदर सेपरेट फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा सूटेबिलिटी के, जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा वाइड प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हो तो उसमें ये चीज आती है। एडवांटेज क्या है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, क्योंकि जो उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड होगा उसको प्रोडक्ट के इन और आउट सारी जानकारी होगी। इसके अलावा फिक्सेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी हेड होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का हेड होगा, वो उस बिजनेस यूनिट को, हेड को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है कि आप जिम्मेदार है इसकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए और आप ही जिम्मेदार है इसकी बुरी परफॉर्मेंस के लिए। इसके अलावा आता है हमारा थर्ड पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव का मतलब ये होता है आप एक डिवीजन के हेड हो और आप मन मर्जी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हो, आपको बार बार ऊपर पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को इफेक्ट नहीं करते हो, एक नई यूनिट अलग से चालू हो जाती है और अपना फंक्शन करना चालू कर देती है। इस पेज पे हमने डायग्राम देखा था, और डायग्राम के लिए मैंने आपको एक वार्निंग दी थी कि इसमें हर एक में अलग अलग फंक्शंस बनाने हैं और इनके डायग्राम्स याद करने हैं, फंक्शनल के और डिविजनल के, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है डायग्राम। डिसएडवांटेज के कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, क्योंकि पैसा मुझे चाहिए, कोई कहता है पैसा मुझे चाहिए, तो जो मेन ओनर होता है उसको डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा, इंक्रीज कॉस्ट। इंक्रीज इन कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इस डिवीजन में भी अकाउंट डिपार्टमेंट का काम हो रहा है, उस डिवीजन में भी अकाउंट डिपार्टमेंट का काम हो रहा है, उसमें भी हो रहा है, तो एक ही काम बार बार हो रहा है, हर अलग अलग जगह हो रहा है, तो इससे कॉस्ट बढ़ जाती है। इसके अलावा हर कोई जो हेड होता है वो कहता है कि भैया मैं ही उस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक हूं, मुझे किसी से मतलब नहीं है, तो वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को इग्नोर कर देता है और वो अपने ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है। तो ये था हमारा एक स्पीडी रिवीजन की जो हमने कल पढ़ा था। इसके अलावा अगर मैं आपको एक बात बताऊं, एक टॉपिक है हमारा फॉर्म टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये थर्ड पेज है हमारा, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसके फीचर्स, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसके फीचर्स, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस। तो ये पूरा कोर्स से डिलीट हो चुका है, पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। लेकिन मैं आपको बस एक नॉर्मल बता दूं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो हमारा मेन ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोस्ती वगैरह कर लेते हैं और उससे जो ग्रुप बन जाता है उसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। मीनिंग मैंने ओवरव्यू बता दिया है, बट ये हमारे कोर्स में नहीं है, पूरा का पूरा टॉपिक डिलीट हो चुका है, तो आप भी इसको मत पढ़िएगा।
अब आ रहे हैं हम चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, फटाफट से इसको हम पढ़ेंगे और आज चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दो, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। या तो इनका डिफरेंस आ जाता है या इन दोनों में से कोई एक टॉपिक आ जाता है और बोलते हैं इसकी इंपॉर्टेंस भी बता दो। तो अब एक एक करके दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। या दोनों को मैं एक साथ समझाऊंगा कि डेलीगेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, तो इससे आपको भी क्लैरिटी हो जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ही होता है। और जब हम इसको समझेंगे तो हम एकदम क्लैरिटी से समझेंगे क्या है डेलीगेशन, क्या है डिसेंट्रलाइजेशन। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मतलब समझेंगे हम डेलीगेशन का। एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, डेलीगेशन रिफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। डाउनवर्ड ट्रांसफर हो रहा है अथॉरिटी का। अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजंस एंड पावर टू कमांड समवन। ठीक है, दो चीजें होती हैं। अथॉरिटी का मतलब किसी को ऑर्डर देना, कोई डिसीजन लेना, इसकी पावर को हम बोलते हैं अथॉरिटी। जो एक सुपीरियर एक अपने सबऑर्डिनेट को दे रहा है। या सिंपल वर्ड्स में बोलूं, एक हायर पोजीशन वाला पर्सन अपनी एक जूनियर पोजीशन वाली पर्सन को वो जो अथॉरिटी दे रहा है, पावर दे रहा है, उस चीज को हम बोलते हैं डेलीगेशन। जैसे मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपके स्कूल का टीचर हूं और मैं आपसे बोलूं कि भावना या अंकित या आर्यन, आपसे आज से आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप मेरे क्लास में आने से पहले डस्टर क्लास में रखेंगे या चौक क्लास में रखेंगे। अगर व्हाइट बोर्ड है तो मार्कर मेरी क्लास में आने से पहले होना चाहिए। तो मैं एक सीनियर हूं आपका और आप मेरे जूनियर हो, तो मैंने आपको एक पावर दी है कि कहीं से भी लाओ बट मुझे चाहिए। ये आपको चीज समझ में आ रही है? या ये कह लो, आप क्लास को, मैंने आपको क्लास का मॉनिटर बना दिया, तो मॉनिटर बनाने से क्या हुआ कि आपके पास पावर आ गई क्लास को शांत करने की, क्लास को मैनेज करने की। ये आपको चीज समझ में आ रही है? तो यहां पर एक सीनियर ने जूनियर को काम सौंपा है। ध्यान रखना, यहां पे लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये आपको चीज क्लियर होगी, यहां पे लोग इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरा, डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, व्हाट आई जस्ट सेड, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सिस्टमैटिकली, व्हाट आई जस्ट सेड, सिस्टमैटिकली सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में या सारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है या डेलीगेट कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोला मैंने फिर से? जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर्स को सारे लेवल्स पर सिस्टमैटिकली जब डिवाइड कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उस चीज को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और जब कोई सीनियर पर्सन जूनियर पर्सन को कोई काम सौंपता है तो उसे बोलते हैं डेलीगेशन। ये चीज क्लियर हो गई? अगर मैं ये बोलूं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कुछ पावर्स थ्रू आउट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, तो उससे बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। और मैं ये बोलूं कि नेहा एक बॉस थी, उसने 4 बंदों को अपॉइंट किया और उनको काम सौंप दिया, तो उसको बोला जाता है डेलीगेशन। डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, द कोर थिंग इज कि वहां पर लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक सीनियर जूनियर सुपीरियर सबऑर्डिनेट, और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर थ्रू आउट द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, थ्रू आउट द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल के तौर में अगर आपको बोलूं कि आपका प्रिंसिपल ने कुछ पावर्स वाइस प्रिंसिपल को दी हुई है, वाइस प्रिंसिपल ने कुछ पावर एचओडीज को दी हुई है, एचओडीज ने कुछ पावर उनको दी हुई है, टीचर्स को दी हुई है। या ये कह लो, प्रिंसिपल ने सारी पावर्स को वाइस प्रिंसिपल, एचओडीज, टीचर्स, सपोर्ट स्टाफ, इन सब में बांट दिए कि सब अपना अपना काम करें और ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया तरीके से चले। तो जब थ्रू आउट द लेवल्स हम जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को या अथॉरिटी को डेलीगेट कर देते हैं, डाउनवर्ड ट्रांसफर कर देते हैं, तो उस चीज को बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन कोई सीनियर पर्सन जूनियर पर्सन कोई काम बोल रहा है कि अब मेरा ये काम कर दो, तो उसको बोला जाता है डेलीगेशन। क्लियर हो गया मीनिंग डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का? हाय ना, मुझे तो फटाफट से। हाँ, तो ये चीज समझ में आ गई हमको कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या फर्क होता है। अब जरा हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, ये एग्जाम में ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपको 2 बार 4 बार जितनी बार पढ़ सको उतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज हम पढ़ने वाले हैं।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन और उसके अंदर आता है हमारा सबसे पहला एलिमेंट अथॉरिटी। डेलीगेशन के अंदर क्या चीज डेलीगेट करी जाती है? द आंसर इज अथॉरिटी। और अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि किसी को कमांड करने की पावर, राइट, एक किसी का एक राइट जो अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या कर सकता है? कमांड कर सकता है। या दूसरा, आप कोई एक्शन ले सकते हो अपने स्कोप के भीतर, अपनी पावर के अंदर कोई भी डिसीजन ले सकते हो, इस चीज को बोला जाता है अथॉरिटी। तो अथॉरिटी कम्स ऑफ टू थिंग्स, पहला राइट टू कमांड और दूसरा राइट टू टेक डिसीजन, राइट टू टेक एक्शन विद इन द आपकी जो पोजीशन की जो भी स्कोप है, जो दायरा, उसके अंदर जो भी आप एक्शन लेते हो वो भी अथॉरिटी के अंदर आता है। और अथॉरिटी कैसे बनती है? आपकी सीनियर पोजीशन की सबसे ज्यादा अथॉरिटी होगी और जूनियर पर्सन की सबसे कम अथॉरिटी होगी। तो जो स्केलर चेन होती है ना, हमारी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में स्केलर चेन पढ़ा होगा कि नीचे से ऊपर, ऊपर से ऊपर बातें होती है, तो वही जो हमारी चेन होती है उसी के स्कोप में हम क्या करते हैं? उसको काम करते हैं। ये आपको चीज समझ में आई? यस सर। पढ़ने वाले हैं अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब कोई पर्सन एक अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बोल रहा है कि वो ऑब्लाइज्ड हो जाता है कि मुझे वो काम कंप्लीट करके देना है। आपको ये चीज समझ में आई? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? किसी भी पर्सन की ऑब्लिगेशन है, सबऑर्डिनेट की ऑब्लिगेशन है कि उसको जो भी काम असाइन किया गया है, जो भी ड्यूटी सौंपी गई है, उसको वो प्रॉपरली काम करके देगा। ये चीज क्लियर हुई? उसको बोला जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आती है? जब कोई सीनियर जूनियर की रिलेशनशिप होती है। अगर मैं आपको कोई काम सौंपता हूं, अब वो मुझे आप काम करके दे रहे हो, तो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर्स कि आपको मुझे वो काम प्रॉपरली कंप्लीट करके देना है। ये चीज क्लियर हो गया? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और जो अथॉरिटी है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। इसका भी डिफरेंस बिटवीन है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ये टॉपिक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तीसरी चीज आती है हमारी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, कि आप आंसरेबल हो। किस चीज के लिए आंसरेबल हो? आप जो फाइनल आउटकम आएगा उसके लिए आप आंसरेबल हो। ये आपको चीज समझ में आई? आंसरेबल मतलब ये कि मेरे को किसी सीनियर ने कोई काम सौंपा और मैंने उसको काम करके दिया, काम अच्छा हुआ तो भी मैं आंसरेबल हूं, काम बुरा हुआ तो भी मैं आंसरेबल हूं। और एक बार अथॉरिटी डेलीगेट हो गई और मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली कि हाँ सर मैं काम करके दे दूंगा, उसके बाद मैं आंसरेबिलिटी को अवॉइड नहीं कर सकता। क्या बोला मैंने? मैं आंसरेबिलिटी को अवॉइड नहीं कर सकता। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं किसी और को काम सौंप दूं आगे और उससे बोलूं कि तू जिम्मेदार है, तू आंसर देगा सर को। द आंसर इज नो, मैं ही आंसर दूंगा। एग्जांपल के तौर पे मान के चलो एक बॉस ने मेरे को काम दिया, बॉस ने मेरे को काम दिया और मैंने बोला कि सर मैं कंप्लीट करके दे दूंगा, और मैंने अपने जूनियर को काम करके सौंप दिया कि भैया ये काम तुम मुझे कंप्लीट करके। अब मान के चलो कल को उसने काम बेकार कर दिया, तो सर को जवाब देने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं सर को ये नहीं कह सकता कि मैंने तो रवि को बोला था, रवि में वो काम कंप्लीट कर देता, सर रवि को डांटो, रवि ने काम कंप्लीट करके नहीं दिया। तो मेरी आंसरेबिलिटी है फाइनल आउटकम के लिए कि मेरे को सर को जवाब देना कि काम क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ और कैसे उस काम को करना है, और जो भी रिपरकशंस होंगे, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो मुझे फेस करने पड़ेंगे। इसको बोला जाता है अकाउंटेबिलिटी। और अकाउंटेबिलिटी भी क्या होती है? नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट किया जा सकता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। अगर आप एक बार आंसरेबल हो गए तो आप हमेशा आंसरेबल रहोगे। ठीक है? इसके अंदर छोटी मोटी बातें और दिमाग में रख लेते हैं कि अगर मैंने किसी को अथॉरिटी दी तो क्या मैं उसे वापस लेके किसी और को दे सकता हूं? द आंसर इज यस। अगर मैं किसी को अथॉरिटी देता हूं, मुझे लगता है वो काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो मैं उससे अथॉरिटी लेके किसी और को दे सकता हूं। ये चीज क्लियर हो गई? सिमिलरली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शिफ्ट होती है, लेकिन अगर मेरे पास कोई आंसरेबिलिटी है तो आंसरेबिलिटी शिफ्ट नहीं होगी, क्योंकि मैं ही जिम्मेदार उस काम को करने के लिए। इस चीज को बोलते हैं हम अकाउंटेबिलिटी। तो हमने पढ़ लिया अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। देखो दोनों में ही इंपॉर्टेंस एक जैसी है, बराबर बराबर एक जैसी इंपॉर्टेंस है, लेकिन बस हेडिंग का थोड़ा सा फर्क है। व्हाट आई जस्ट सेड,
हेडिंग्स का थोड़ा सा फर्क है, लेकिन इंपॉर्टेंस दोनों में लगभग सेम है। दोनों में यही काम करा जा रहा है कि एक काम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि ऊपर वालों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले या ऊपर वाले थोड़े अच्छे काम में अपना टाइम डिवोट कर सके। तो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन और फिर बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले हमारा जो इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन आता है वो ये है कि जब भी हम एम्प्लॉयज को काम डेलीगेट कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, तो मैनेजर को टाइम मिल जाता है, कि वो और इंपॉर्टेंट मैटर्स पर क्या कर सके, कॉन्सेंट्रेट कर सके। तो इस चीज से क्या होता है, हमारा मैनेजमेंट और भी इफेक्टिव हो जाता है। ये आपको चीज समझ में आई? क्या बोला मैंने कि जब भी हम अपने एम्प्लॉयज को अथॉरिटी देते हैं, उनको पावर सौंपते हैं, तो इससे मैनेजर्स या सीनियर पोजीशन वाले पर्संस को ज्यादा टाइम मिल जाता है कि वो इंपॉर्टेंट मैटर्स पर ध्यान दे सके। इसके अलावा हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आती है वो है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, जब भी हम डेलीगेट करते हैं, जब भी हम काम को डेलीगेट करते हैं, तो एम्प्लॉइज के पास मोर अपॉर्चुनिटीज में आ जाती हैं, उनके पास और बहुत सारे मौके आ जाते हैं कि वो अपने टैलेंट को यूटिलाइज कर सके। और दूसरा ये कि उनके अंदर जो भी एबिलिटीज है उनको वो इंक्रीज कर सके, उनको वो क्या कहते हैं ना, शार्प कर सके और बढ़िया कर सके, अपग्रेड कर सके। तो ये कह सकते हैं कि डेलीगेशन से हम अपने फ्यूचर मैनेजर्स तैयार कर रहे हैं कि इन फ्यूचर हम उनको प्रमोट कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज उनके पास काम को करने का एक्सपीरियंस होता है। तीसरा आता है हमारा इंपॉर्टेंस मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जब भी किसी को काम सौंपा जाता है तो बहुत एकदम एक्साइटेड फील करता है कि सर ने मुझको जिम्मेदारी दी है। जैसे बचपन में नहीं होता, चौक आपको लेकर आनी है बेटा, बोर्ड आपको साफ करना है, तो एकदम अचीवमेंट वाली वो फीलिंग आती थी। तो वही यहां पर बात करी जा रही है कि आपको जब कोई काम सौंपा जाता है तो आपकी सेल्फ स्टीम बिल्ड होती है और आपका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है, और एज अ रिजल्ट आप अपनी परफॉर्मेंस को और भी बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हो। क्यों? क्योंकि आप मोटिवेटेड फील करते हो, आप एनकरेज्ड होते हो। ये आपको चीज समझ में आई? इसके अलावा फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ मतलब ये कि आप ऑर्गेनाइजिंग करके या ये कह लो काम को डेलीगेट करके आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन कर रहे हो, आप उनको और एक्सपीरियंस बना रहे हो। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, वो काम अच्छा करेंगे, हम अपनी नए बिजनेस वेंचर ओपन करेंगे तो उनको हम वहां का हेड बना सकते हैं। तो इससे हम ग्रो भी करने में हमको बहुत ज्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, मतलब ये कि इंपॉर्टेंस, डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस है कि आपको पता लग जाता है कि कौन ऊपर है और कौन नीचे है। ये क्लैरिटी देती है। डेलीगेशन की एक इंपॉर्टेंस ये भी है, हमको क्लैरिटी देती है, ये स्टैब्लिश करती है कि कौन सीनियर है कौन सबऑर्डिनेट है, जो हमको बताता है कि सीक्वेंस क्या ऑर्गेनाइजेशन का रैंक वाइज। इसके अलावा हमारा 6 पॉइंट है बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हो गया कि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, पावर, ऑब्लिगेशन एंड आंसरेबिलिटी किसी भी पर्सन को जब हम देते हैं, सौंपते हैं, तो वो पता लग जाता है कि हाँ भाई इस ऑर्गेनाइजेशन, इस पोस्ट के पास ये सारी चीजें हैं, वो इस चीज के लिए आंसरेबल है। तो जब क्लैरिटी रहती है काम करने की, वो किसके पास क्या पावर है, वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो किस चीज के लिए आंसरेबल है, तो वो अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करता है। और सबको जब क्लैरिटी है काम करने की, तो किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होता और आसानी से कोऑर्डिनेशन हो जाता है। ये आपको चीज क्लियर हुई? बेटर कोऑर्डिनेशन। अब बात करने वाले हम डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में, और ये कंप्लीट करते ही हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग का। तो सबसे पहले जो हमारी इंपॉर्टेंस आती है वो है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। वहां पर हेडिंग थी इफेक्टिव मैनेजमेंट, यहां पे है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है? सबसे पहला कि डिसेंट्रलाइजेशन करने से टॉप मैनेजमेंट के पास, वहां पे सुपीरियर की बात हो रही थी, वहां पे मैनेजर की बात हो रही थी, इंसान की बात हो रही थी, पोस्ट की बात हो रही थी, यहां पे मैनेजमेंट की बात हो रही है
कि रिलीफ मिलता है टॉप मैनेजमेंट को। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी जो भी रूटीन वर्क होता है, जो नॉन इंपॉर्टेंट काम होता है, उन्होंने मिडिल लेवल या लोअर लेवल पर सौंप दिया है। तो वर्ड्स का ध्यान रखना, वहां पे मैनेजर की या सुपीरियर की पोस्ट की बात हो रही थी, यहाँ पर टॉप लेवल या लेवल की मैनेजमेंट की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि डेलीगेशन मैंने आपको बताया था कि सीनियर जूनियर को देता है, और डिसेंट्रलाइजेशन बताया था कि सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पावर्स हैं, ड्यूटीज हैं, वो थ्रू आउट द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में डेलीगेट कर दी जाती हैं। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। तो उन्होंने ये बोला है कि डिसेंट्रलाइजेशन करने से टॉप मैनेजमेंट के पास, यहां पे वर्ड इंपॉर्टेंट है, टॉप मैनेजमेंट के पास टाइम बचता है और वो इंपॉर्टेंट पॉलिसी ले सकते हैं। दूसरा, इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया है, परमानेंटली जो पावर थी उस पर सौंप दी, परमानेंटली आपने मैनेजर की पोस्ट पे आपको पोस्ट कर दो, शिफ्ट कर दी, लोअर लेवल मैनेजमेंट पे आपने डेलीगेट कर दी, तो वो उस चीज के लिए बार बार टॉप मैनेजमेंट से परमिशन नहीं मांगेंगे, बार बार उनसे नहीं पूछेंगे सर मैं ये करूं वो करूं। उनके पास फ्रीडम है कि वो अपनी स्कोप के अंदर वो डिसीजन ले सकते हैं। तो उससे ये होता है, इनिशिएटिव होता है कि वो खुद से करने की कोशिश करेंगे, जो उनके मन में आएगा एक्सपेरिमेंट करने का वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एज अ रिजल्ट उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और सेल्फ रिलायंस बिल्ड होगा, मतलब वो अपने आप पे भरोसा कर पाएंगे कि यस आई कैन टेक दिस डिसीजन, आई कैन डू दिस पर्टिकुलर जॉब। ये चीज क्लियर हुई। इसके बाद आता हमारा डेवलपमेंट मैनेजर टैलेंट फॉर फ्यूचर। उसमें भी वही बात बोली थी, इसमें भी यही बात बोली है कि डिसेंट्रलाइजेशन से होता है कि हम अपनी मैन पावर को अपॉर्चुनिटीज देते हैं ये प्रूफ करने के लिए उसके अंदर क्या एबिलिटीज हैं, क्या स्किल्स हैं, देयर आफ्टर वो आगे चल के फ्यूचर पोजीशन में प्रमोशन पा सकते हैं। इसके अलावा आता है हमारा क्विक डिसीजन मेकिंग। ये अच्छा पॉइंट है क्विक डिसीजन मेकिंग का। क्विक डिसीजन मेकिंग मतलब ये होता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो जस्ट आपके ऊपर वाला लेवल ऑफ मैनेजमेंट काम आपका इवैल्यूएशन कर देगा, या ये कहेगा तुरंत डिसीजन ले लेगा। आपको टॉप मैनेजमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपनी कॉपी के बारे में कुछ डिस्कस करना है तो आप प्रिंसिपल के पास नहीं जाओगे, एचओडी के पास नहीं जाओगे, कोऑर्डिनेटर्स के पास नहीं जाओगे, अपने क्लास टीचर से काम करोगे, तो क्लास टीचर ही आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देगा। अगर किसी को छुट्टी चाहिए तो अपने ब्रांच मैनेजर से बात कर लेगा, छुट्टी कर देगा, उसको हेडक्वार्टर के सीईओ से बात करने की जरूरत नहीं होती। तो डिसेंट्रलाइजेशन करने से डिसीजन बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने नियरेस्ट लेवल पर अपना आपका जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है, और आपको ऊपर तक फाइल जाएगी, फिर लौट कर आएगी, उसमें बहुत घंटों लगते हैं, बहुत दिन लगते हैं, महीनों लगते हैं, वो टाइम बच जाएगा आपका। तो इस चीज से हमारी जो डिसीजन मेकिंग वो बहुत तेज हो जाती है। इसके अलावा बेटर कंट्रोल। बेटर कंट्रोल का मतलब क्या है? आपके ऊपर निगरानी रखने वाला जस्ट आपके ऊपर वाला लेवल है। ये चीज समझ में आ गई? आपके ऊपर निगरानी रखने वाला आपके जस्ट ऊपर वाला लेवल है, और वही चीज आपको सौंप देगा, वही चीज आपको अकाउंटेबल बना देगा, वही आपको काम सौंपेगा, आपको डांट लगाएगा, सब कुछ वही करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रोल करने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। और लास्ट है हमारा फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, फैसिलिटेड ग्रोथ। वहां पे भी ये पॉइंट था फैसिलिटेशन ग्रोथ, यहाँ पे भी ये पॉइंट फैसिलिटेड ग्रोथ। मतलब ये कि जब भी डिसेंट्रलाइजेशन होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड को परमानेंटली काम सौंप दिया जाता है, तो एक कंपटीशन की फीलिंग से आती है कि साइंस के एचओडीज, कॉमर्स के एचओडीज, आर्ट्स के एचओडीज, उनमें कंपटीशन वाली फीलिंग आती है। और कंपटीशन जब होता है तो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि हमको उससे आगे निकलने की होड़ होती है, और एज अ रिजल्ट जब दोनों ऑर्गेनाइजेशन, दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की तो प्रॉफिट सबसे ज्यादा इंक्रीज होंगे। ये चीज क्लियर होगी या नहीं क्लियर हुई? अच्छा, एक बात और, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर के अंदर हमारे पास तीन डिफरेंस बिटवीन एन फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिवीजन स्ट्रक्चर का डिफरेंस, अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का डिफरेंस, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस, ये इन नोट्स में नहीं है, उसको आपको अपनी बुक से करना पड़ेगा। तो मैंने पहली वार्निंग दे दी है, पहले आपको बता दिया कि चैप्टर में ये चीज है, ये चीज नहीं है। और इसके अलावा जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक है वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है अंत। शुक्रिया। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।